हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज हम एक इम्पोर्टेंट जो बैच है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो बैच होगा ना, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा और आज इसका पहला दिन है। इसमें हम कंप्लीट जो इंग्लिश ग्रामर है, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर है, उसको कवर करेंगे। तो जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, तो अब आपका जीरो से हीरो बनने का जो मौका है वो आ गया है। और अब हम बिल्कुल डे 1 से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बिल्कुल बेसिक होता है ना इंग्लिश का, वहां से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि एक मतलब हर एक बच्चा, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो भी समझ सके। ठीक है, तो देखिए ये जो बैच है ना, ये 0 टू हीरो वाला बैच है और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश को। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी सेंटेंस को बना रहे हैं, अब जैसे मैंने लिख दिया कि राहुल ने खाना खा लिया है, राहुल ने खाना खा लिया है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस बनाया, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ रही है। तो देखिए यहां पर यदि हम इसको समझें, इस हिंदी के वाक्य को, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे तो हमें पहले हिंदी को समझ में आना चाहिए, है ना। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हमें पहले हिंदी में तो पहचानना आए, है ना, तभी तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम हिंदी में सेंटेंस को पहचानेंगे, उसके बाद हम उसको फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए राहुल ने खाना खा लिया है, ठीक है। अब यहां पर राहुल का तो राहुल ही आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको समझोगे। तो राहुल ने खाना खा लिया है, राहुल हैज ईटन फूड। ठीक है, राहुल ने क्या कर दिया है? खाना खा लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो राहुल है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हैज है वो क्या है? वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी सेंटेंस को बनाने के लिए और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो ईटन है ये है हमारी वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब है। ठीक है, और फूड को एक तरह से आप ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं यहां पर। तो फूड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा भी जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें और वर्ड्स भी आ सकते हैं, यानी कि अदर वर्ड्स आपके आ सकते हैं। तो आपको अपने सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी शुरुआत में। ठीक है, तो ये हमारा आज का इंग्लिश स्पीकिंग का पहला डे है और इसमें हम इन ही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब क्या है। उसके बाद हम धीरे धीरे जब दूसरा दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा, कॉन्सेप्ट को और लेवल को अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट है क्या। अब देखिए सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला, करने वाला। तो आपके जो भी काम को करता है, ठीक है, वो ही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब कोई भी काम जिसे कोई व्यक्ति कर रहा है वो ही कौन है? वो ही आपका सब्जेक्ट है। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि वह खेल रहा है, ठीक है, हिंदी में मैंने बोल दिया वह खेल रहा है। ठीक है, पापा टीवी देख रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा कि राहुल पढ़ रहा है। ठीक है, वो घर जा रहा है, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना रही है। ठीक है, अब ये जो मैंने सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं हिंदी में, ठीक है, क्योंकि पहले हमें हिंदी को पहचान आना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी से ही सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे बनाएं। तो अब यहां पर जो लिखा हुआ है कि वह खेल रहा है, पापा टीवी देख रहे हैं, राहुल पढ़ रहा है, वो घर जा रहा है, मम्मी खाना बना रही है। अब इन सेंटेंसेज में देखिए हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब जैसे कि वह क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, पापा क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं।
राहुल क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है, घर जा रहा है। मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही है। ठीक है, तो यहां पर जो व्यक्ति काम को कर रहा है ना, वो ही आपका सब्जेक्ट है, डूअर, यानी कि काम को करने वाला। अब खेलने का काम हो रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में, लेकिन खेल कौन रहा है, वह। अब वह कोई भी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वह है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। अब देखिए पापा टीवी देख रहे हैं। ठीक है, तो टीवी देखने का काम कर कौन रहे हैं, आपके पापा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पापा क्या है, यहां पर पापा यहां पर आपके सब्जेक्ट हैं। राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल क्या कर रहा है, पढ़ने का काम। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राहुल, तो राहुल आपका सब्जेक्ट है। वो घर जा रहा है, कौन जा रहा है घर, वो, तो ये जो वो है ना, ये कौन है आपका, ये जो वो है, ये है आपका सब्जेक्ट यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि आपका जो काम है ना, आपके जो काम को करने वाला होता है, वो ही हमारा कौन होता है, काम को करने वाला ही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को आप इस तरह से पहचान सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि यदि हम इनकी इंग्लिश बनाएं, ये जो हिंदी के सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, यदि हम इनकी इंग्लिश बनाएं तो हम कैसे पता करेंगे कि अब उसमें सब्जेक्ट क्या है। हिंदी में तो हम नाम से पहचान सकते हैं ना, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। देखिए, जब भी, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए, जब भी इंग्लिश में, किसमें, इंग्लिश में, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आपको मिले, जैसे कि ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राहुल हो गया। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, नेहा हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, इस तरह के वर्ड्स जब भी आपको इंग्लिश में मिलते हैं, तो इनका मतलब क्या है कि ये आपके सेंटेंस में कहां पर प्रयोग होंगे, ये आपके सेंटेंस में प्रयोग होंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। और ये ना ज्यादातर आपको सेंटेंस की शुरुआत में ही मिल जाएंगे, जैसे कि ही इज प्लेइंग, है ना, वी आर गोइंग, दे वर प्लेइंग। ठीक है, तो देखिए ये जो वर्ड मैंने आपको बताया ना, ये आपको अपने सेंटेंस की शुरुआत में ही मिल जाएंगे ज्यादातर, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, इन्हीं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप इन वर्ड्स से पहचान सकते हैं कि भैया ये जो है ना, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हिंदी में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा हिंदी का क्या है, सब्जेक्ट है। हिंदी का क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए हिंदी में किस तरह के मिलेंगे, जैसे कि वह, है ना। अब वह लड़का के लिए भी इस्तेमाल होता है और लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है। लड़की के लिए सी लगेगा, लड़का के लिए ही लगेगा, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इट, इट जैसे इट लिखा हुआ है, इट का क्या बनेगा, यह या फिर वह, है ना। उसके बाद आई यानी कि मैं, तुम, ठीक है, या फिर हम, वे। ठीक है, तो इस तरह के जो आपको हिंदी के शब्द यदि कहीं पर लिखे हुए दिखाई दें, तो आपको समझ जाना है कि ये जो शब्द है ना हिंदी के, ये क्या है, ये आपके सब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था ना, कि आप देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था, शायद वो काट दिया, रुकिए 1 मिनट। ठीक है, देखिए ये वाले जो थे, ठीक है, यहां पर जैसे मैंने लिखा था वह, पापा, राहुल, ये हिंदी के शब्द हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारे समझ में आ गया।
अब हम देखेंगे किसको, हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि जो दूसरा काम है हमारे सेंटेंसेज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, इनको कहते क्या है, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, देखिए सहायक क्रिया। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमारे दो काम करेंगे। एक तो हमें ये हमारे सेंटेंस का, हमारे वाक्य का समय बताएंगे कि वो किस समय का है, वो प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएंगे, हमारे सेंटेंस के समय के बारे में बताएंगे कि हमने जो सेंटेंस बोला है या फिर जो भी सेंटेंस हमने बनाया है वो कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हमें क्या बताएंगी, दूसरा हमें ये बताएंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फॉर्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। तो ये हमें वर्ब की फॉर्म्स जो हम लगाते हैं ना, इनके बारे में हमें हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है कि भैया ये वाली हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाली वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाली वर्ब की फॉर्म आएगी। तो ये आपको किससे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसमें अब ये हेल्पिंग वर्ब हमारी होती कौन कौन सी है। देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये कौन कौन सी आती है, जैसे कि आपका हो गया इज एम आर। ठीक है, ये इस तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं ना इंग्लिश में, वाज वर, हैज हैव, हैड। ठीक है, और इसके अलावा और कौन कौन से हैं, जैसे कि डू, डज, डिड, विल। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यदि आपको कहीं पर इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं तो ये हमें क्या दिखाना चाहते हैं कि भैया ये है ना, जो ये इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं, और इनको देखकर पता लगाओ कि अब सेंटेंस किसका है। सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ड ऐसा होता ही नहीं है जिससे आप उसका पता लगा सकें कि वो कब का है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आपको बिना टुडे लिखे, है ना, टुमारो लिखे या फिर यस्टरडे लिखे, इन सब के बिना लिखे ही ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमें बता देंगी कि हमारा सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है ना, वर्तमान का है, भूतकाल का है या फिर भविष्य काल का है। तो ये हमें किससे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा हमारी हेल्पिंग वर्ब से। तो अब हम ये सीखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पर इस्तेमाल होती है। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। ठीक है, देखिए प्रेजेंट में आपकी जो लगेंगी उनमें आएगा इज एम आर, डू, डज, हैज हैव। ठीक है, तो ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी लगेंगी प्रेजेंट में, इज एम आर, डू, डज और हैज हैव। अब यदि हम पास्ट की बात करें कि पास्ट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो देखिए पास्ट में लगेंगी आपकी वाज वर, ठीक है, डिड और हैड। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी लगेंगी पास्ट में। फ्यूचर में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमारी आती हैं, जो कि हमें बताएंगी कि भैया ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है। एक होगा आपका विल बी, एक विल हैव, ठीक है, और एक अकेला विल बी। यदि अकेला विल बी आता है तो ये भी हमें ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो सेंटेंस है ये किसका है, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन हेल्पिंग वर्ब के द्वारा अपने सेंटेंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कब का है। ठीक है, अब ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर जो लिखी हुई है ये हमें बताती है किसकी, कि ये कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूटी होती है ना, ये कंटिन्यूटी को दिखाती है कि भैया ये कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है डू, डज और डिड, ये क्या करती है, ये आपके इस्तेमाल होंगी इंडेफिनेट में। कौन से इंडेफिनेट में, प्रेजेंट के और पास्ट के। प्रेजेंट के इंडेफिनेट में डू, डज और पास्ट के इंडेफिनेट में डिड आपका लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल हमें करना है, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये वर्ब की फॉर्म आपको मतलब इनके साथ लगानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाओगे, जैसे ये हमने लिख दिया, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर आपका
ऑब्जेक्ट। तो हमने जैसे ये सेंटेंस लिखा तो देखिए सब्जेक्ट को हमने पढ़ लिया, उसके बाद वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब उसको पढ़ लिया। अब ये जो वर्ब है ना आगे की, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगी कि कौन सी फॉर्म आनी है। यहीं पर आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो फॉर्म्स आती है ये लगती है। देखिए जो आपका वाज वर्ब और इज एम आर है, जो आपकी वाज वर्ब और इज एम आर है, ठीक है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी जब हम इनको टेंसेज में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका हैज है और हैड है, हैज हैव और हैड है, इनके साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो उसके बाद हमारा क्या बचा, डू डज बच गया और डिड बच गया, ठीक है। इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी हमेशा। इजमार और वाजवर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इजमार और वाजवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। हैज हैव और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो इस तरह से ना आप वर्ब की फॉर्म्स को, हेल्पिंग वर्ब को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सी जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो आएगी कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ। विकास गुप्ता सारा बेसिक पढ़ाते हैं, प्लीज रिप्लाई। अब देखिए ये ना आज पहला दिन है और रोजाना, आज तो क्लास लेट हो गई है, इसी चैनल पर रोजाना सुबह 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे लाइव क्लासेस लगेगी रोजाना, सोमवार से शनिवार तक, ठीक है। और बेसिक से स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी इस बैच को ज्वाइन करके आसानी से सीख सकता है। और बिल्कुल फ्री है, एक भी आपका पैसा नहीं खर्च होगा, कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पर आज से जो है लाइव क्लासेस चलेंगी सुबह 10 बजे, ठीक है, बेसिक से बिल्कुल। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको जो वर्ब की फॉर्म्स है ना उनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। ये जो वर्ब की फॉर्म्स होती है इनको हम कैसे हैंडल करेंगे। देखिए जैसे मैं सबसे फेमस आपको बताता हूं, जो आपको सबसे ज्यादा याद होती है वो है गो। अब ये जो गो है हिंदी में इसका मतलब होता है जाना, है ना। और एक है डू, डू का हिंदी में मतलब होता है कोई काम करना, है ना, कोई काम करना। अब देखिए इनको आप कैसे समझोगे वर्ब की फॉर्म्स को। अब आप जानते हैं गो की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है वेंट, है ना। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, क्या होती है, गॉन होती है। उसके बाद इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो आएगी आपकी गोइंग, क्या आएगी, गोइंग। और उसके बाद आपका आता है गोज, है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या गो की इससे भी ज्यादा और कुछ आपने देखा है आज तक, नहीं देखा होगा। गो देख लिया होगा, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, बस आपने इतना ही देखा होगा, है ना, इससे ज्यादा है भी नहीं। फ्री है बिल्कुल विकास, ठीक है। तो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 5 जो फॉर्म्स हैं वर्ब की होती है। अब लेकिन आज तक आपने क्या सीखा है कि आपने सिर्फ 3 फॉर्म तक सीखी हैं। उसके बाद ये जो वर्ड है ना गोइंग, गोज, इनको आपने अलग तरीके से सीखा है। कैसे सीखा है, आपने सीखा है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो बन जाएगा गोइंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे तो बन जाएगा गोज, है ना। आपने इनको इस तरह से सीखा है। लेकिन यदि हम इनको एक्चुअली में देखें, असलियत में देखें, तो इसमें क्या होता है, ये होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये जो है ये होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। ये होती है वर्ब की पहली फॉर्म, ये होती है दूसरी फॉर्म और ये होती है तीसरी फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। आज जैसे आप इजम्मार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना, तो आप ये मत लिखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि आप यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं, आप यहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा सकते हैं, जहां पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईआईएस लगाने की जरूरत पड़े। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें आप एसईआईएस लगाते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इतना तो आप जानते हैं। उसके बाद देखिए डू। अब डू की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है डिड, उसके बाद आता है डन, है ना, उसके बाद आता है डूइंग और उसके बाद आपका आ जाता है डज। तो इस तरह से देखिए डू की फॉर्म्स बनी है, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म और पांचवी फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स को आप याद रख सकते हैं। और देखिए इनको तो याद करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक इनकी नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि सर हमें कोई शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इनकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया। तो वर्ब हमने देख लिया, सब्जेक्ट हमने देख लिया, हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली।
अब एक और रह गया आपका, क्या है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को समझते हैं अच्छे से। ऑब्जेक्ट का हिंदी में यदि हम मीनिंग देखें तो ऑब्जेक्ट को कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब है क्या? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट जिस भी एक्शन को करता है उस एक्शन को ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये रिसीव करता है। उस एक्शन को क्या करता है? ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिसीव करता है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसने कोई भी काम कर दिया है ना, अब ये जो काम है ना यदि ऐसा काम है कि इसको कोई रिसीव कर सकता है तो वो जो रिसीव करने वाला होगा वो ही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब जैसे कि एक है भैया राहुल और एक है, यहां पर हम किसको लगाएं, यहां पर हम लगा लेते हैं जैसे कि सचिन। ठीक है, एक है राहुल और एक है सचिन। अब ये जो राहुल है इसने क्या किया? सचिन को पीट दिया। राहुल ने क्या कर दिया? सचिन को पीट दिया बहुत बुरी तरह से। ठीक है। अब राहुल के द्वारा क्या काम हुआ? पीटने का काम हुआ। राहुल के द्वारा क्या काम हुआ? पीटने का। किसको पीटने का? सचिन को। अब इसने सचिन को लात घूंसों से, डंडों से, है ना, थप्पड़ से बहुत बुरी तरह मारा। तो ये जो राहुल है ये हो गया पीटने वाला, यानी कि काम को करने वाला, और इसके काम का असर बेचारा पड़ गया सचिन पर। इसी की मतलब जो मुंह है वो लाल हो गया पिटते पिटते। तो ये कौन है? रिसीवर है। तो रिसीव कर रहा है इसके वाले एक्शन को, है ना। एक्शन कहीं आसमान में थोड़ी चला रहा है वो लात घूंसे, इसी पे चला रहा है ना, सचिन पे। तो सचिन क्या हो गया? रिसीवर हो गया। मतलब ये आपका क्या है यहाँ पर? सचिन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कौन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और जो राहुल है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और काम क्या हुआ है? पीटना। पीटना आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी काम, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी काम को करता है, वो जो काम होता है ना वो काम ही होता है आपका वर्ब। उसी की फॉर्म्स बनती हैं। कभी भी हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स नहीं बनती। ठीक है। कभी कुछ बच्चे लगाने लग जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की कभी भी फॉर्म्स नहीं बनती। सिर्फ जो वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, इसी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो फॉर्म्स है ना ये सिर्फ आपकी वर्ब की बनती है। और ये जो वर्ब होती है ये होती है मेन वर्ब। कौन सी वाली वर्ब होती है? मेन वर्ब होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। मैं इधर कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लिखूंगा और इधर लिखूंगा इंग्लिश के। ठीक है। तो राहुल पढ़ चुका है। ठीक है। मामा आ गए हैं। वो खेल रहा था। और कौन? जैसे कि वह उसे पीट रही है। ठीक है। रामू दूध बेच रहा है। मैं खाना खा रही हूं। ठीक है। तो ये हिंदी के सेंटेंसेस है। इनमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और जो भी आपके सेंटेंसेस में पार्ट्स होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है। इधर मैं इनकी एक बार इंग्लिश बना के लिख देता हूं, क्योंकि इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो हम आने वाली वीडियोज में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको कैसे पहचाने। ठीक है। तो इधर मैं इनका जो इंग्लिश है, इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको लिख देता हूं एक बार। ठीक है। तो राहुल पढ़ चुका है, तो राहुल का बनेगा राहुल हैज स्टडीड। ठीक है। राहुल पढ़ चुका है। उसके बाद है मामा आ गए हैं। अब देखिए मामा को आप डायरेक्ट मामा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मामा हैज कम। उसके बाद है वो खेल रहा था, तो बोल सकते हैं ही वॉज प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। ठीक है। वह उसे पीट रही थी, तो वह उसे पीट रही थी कैसे बोलेंगे? She was beating him, वो उसे पीट रही थी। ठीक है। रामू दूध बेच रहा था, तो रामू was selling milk। ठीक है। राहुल was selling milk, राहुल दूध बेच रहा था। मैं खाना खा रही हूं,
तो मैं बोलूंगा आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, तो मैंने इनका ट्रांसलेशन लिख दिया है। अब इनमें हम पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है। तो देखिए इंग्लिश में पहचानने का रूल क्या है, सेंटेंस को जब हम किसी को बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी वर्ब आएगी, और उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं किसमें, इंग्लिश में। देखिए राहुल पढ़ चुका है, राहुल हैज स्टडीड। तो राहुल कौन है, काम को करने वाला है, तो राहुल क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। जो भी व्यक्ति काम को करेगा वो ही आपका सब्जेक्ट होगा, है ना। अब राहुल क्या कर चुका है, काम को कर चुका है, किस काम को, पढ़ने वाले काम को। तो राहुल हमारा यहाँ पर क्या है, राहुल हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसा कि ऊपर सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब हिंदी में देखिए कैसे लिखा हुआ है, राहुल पढ़ चुका है, यानी कि लिया है, दिया है, किया है ना, चुका है। ये सब किसके हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट के। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आते हैं, हैज हैव आता है। तो राहुल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, राहुल हैज। अब उसके बाद देखिए हमें वर्ब लगानी है। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने लिख दिया स्टडीड। राहुल हैज स्टडीड, राहुल पढ़ चुका है। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्टडीड हमारी वर्ब, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो हम लिखेंगे कैसे, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने लिखा नहीं। आगे देखिए मामा आ गए हैं, है ना, मामा आ गए हैं। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि आपके भाई मामा जी आ रहे हैं आज, तो कई बार बोलते हैं ना, हाँ भाई मामा आ गए हैं, है ना, मामा आ गए हैं। तो कैसे बोलोगे, मामा हैज कम, मामा आ गए हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपके किसका है, प्रेजेंट के परफेक्ट का है। ये जो सेंटेंस है वो कब का है, प्रेजेंट के परफेक्ट का है। ठीक है, अब देखिए मामा कौन है, काम को करने वाले हैं, क्योंकि यही तो है जो आए हैं। तो मामा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब, और कम आपकी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी यहां पर। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वो खेल रहा था, वो खेल रहा था, कौन खेल रहा था, वो यानी कि कोई लड़का है। अगर लड़की होती तो रही थी हम लिखते हैं ना, तो वो खेल रहा था, वो यानी कि सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही। वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, वह उसे पीट रही है, वह क्या कर रही है, उसे पीट रही है। अब ये जो वह है ना, कोई लड़की है, तो मैंने लिख दिया सी। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो आएगा, तो वह उसे पीट रही है ना। तो यहां पर हमने वाज लिख दिया, इसको हम थी कर देते हैं। ठीक है, वह उसे पीट रही थी, वरना वहां पर हमें बदलना पड़ता। ठीक है, वहां पर हमें इज लगाना पड़ता। तो वह उसे पीट रही थी, तो हमने लिख दिया सी वाज बीटिंग हिम। अब ये जो लड़की है ये इसको पीट रही थी, है ना। तो एक्शन को रिसीव करने वाली कौन है, ये उसे है। तो ये जो उसे है ना, ये कौन है, ये आपका सब्जेक्ट है। और ये जो काम कर रही है पीटने का, ये जो उसे है ऑब्जेक्ट है, और जो काम कर रही है वो सब्जेक्ट है। तो ये कौन है, ये तो पीट रही है, सी कोई लड़की है, वह है ना। तो ये कौन है, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, और जो आपकी वर्ब है उसमें हमने आईएनजी लगाई, और लास्ट में जो हिम लिखा हुआ है ना, ये कोई लड़का हो लड़की हो वो मैटर नहीं करता, ये किसे पीट रही है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। तो उसे यानी कि जिसको, यानी कि इस लड़की को पीट रही है ना, ये इसको पीट रही है। तो ये जो लड़का है जो पीट रहा है, ये कौन हो जाएगा, आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है। रामू दूध बेच रहा है, रामू क्या कर रहा है, दूध बेच रहा है। अब ये जो रामू है ना, ये तो बेचने के काम को कर रहा है ना। तो रामू आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी काम को करेगा, अब जैसे आप अपने आसपास देखोगे तो कोई टीवी देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई भाग रहा है, कोई नहा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है। तो वो जिन व्यक्तियों को आप देख रहे हो ना, वो सब के सब आपके सब्जेक्ट हैं। और जिस काम को वो कर रहे हैं वो आपकी वर्ब है, और वो अभी कर रहे हैं, जिस वर्ड से आपको ऐसा पता लग रहा है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो रामू दूध बेच रहा है। अच्छा, तो यहां पर भी हम था कर देते हैं इसको। चलो इसको प्रेजेंट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो इज लगा देंगे, रामू दूध बेच रहा है, रामू इज सेलिंग मिल्क। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। अब देखिए रामू यानी कि काम को करने वाला, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज आपका, सेलिंग आपकी मेन वर्ब है, और मिल्क आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रामू जो दूध को बेचेगा, तो हर बार देखिए दूध अपने उसमें से डिब्बे में से निकाल के देगा। तो ये जो काम है बेचने का, इसका असर किस पे पड़ा, उस दूध पे पड़ा, है ना। एक बार में किसी ने 1 लीटर लिया, किसी ने 2 लीटर, किसी ने 5 किलो, किसी ने 10 किलो, डिब्बे खा ली, मतलब दूध गायब, दूध पे फर्क पड़ गया उसका, उस काम का, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। विकास गुप्ता सर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं पढ़ाते हैं।
पढ़ाएंगे, इसको समझ लो एक बार पहले आप, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इनको समझ लो, उसके बाद उसको भी करवा देंगे, ठीक है। मैं खाना खा रही हूं, मैं खाना खा रही हूं। अब आई एम ईटिंग फूड, तो आई आपका सब्जेक्ट, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग आपकी मेन वर्ब और फूड आपका क्या हो जाएगा यहां पर, फूड आपका हो जाएगा यहां पर, बताइए क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा आपका यहां पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। तो चलिए, ये बच्चा बोल रहा है कि सर पर्सन कॉन्सेप्ट को बता दीजिए एक बार, ठीक है। देखिए ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है ना, पर्सन कॉन्सेप्ट, ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आते हैं ना, इसको हम पर्सन कॉन्सेप्ट के अंदर रखते हैं। अब ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है इनको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन में। एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुनता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी की बात को सुन रहा है वो आपका क्या होता है, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका थर्ड पर्सन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि यहां पर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं, मैं यहां पर फर्स्ट पर्सन हूं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप क्या हैं, आप हैं सेकंड पर्सन। और आप और मैं दोनों मिलकर इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर क्या हो गई, इंग्लिश ग्रामर हो गई आपकी थर्ड पर्सन। इस तरह से आप समझ सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह से आप पहचानोगे। अच्छा एक बात देखिए कि ये रहे आप, ठीक है, ये आप हैं और ये है आपका दोस्त, ठीक है। ये दोनों आप हैं, ठीक है। एक ये आप है फर्स्ट और ये है आपका दोस्त जिसका नाम रख दिया सेकंड। अब आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में आप दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं ना, वो है ये, ठीक है, ये वाला व्यक्ति है वो जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप बोलोगे और ये सुनेगा तो आप फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। अब जब ये बोलेगा और आप सुनोगे तो ये फर्स्ट पर्सन और आप क्या बन जाओगे, सेकंड पर्सन। अब आप दोनों मिलकर चुगली किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं। ये व्यक्ति है जिसके बारे में आप दोनों मिलकर चुगली कर रहे हैं कि वो ऐसा है, बुरा है, बेकार लड़का है, बिल्कुल काम नहीं आता है, पैसे मांगते तो भाग जाता है, मना कर देता है। तो आप दोनों मिलकर इसकी चुगली कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति की। तो ये कौन है, ये आपका थर्ड पर्सन में काउंट होगा, ठीक है। अब ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है ना, इसको दो भागों में और देखा गया है। ये जो तीन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके अलावा इनको ये ही तीन है, इनको दो भागों में बांटा गया। एक होगा आपका सिंगुलर, ठीक है, एक होगा आपका प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन, ठीक है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। यानी कि सिंगुलर मतलब जब आप एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, सिंगल चीज के बारे में बताएंगे, तो वो क्या होगा, आपका एक वचन के अंदर आएगा। और प्लूरल का मतलब है जब एक से ज्यादा हो, यानी कि दो हो, तीन हो, चार हो, तो तब आप उसको प्लूरल के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये जो सिंगुलर और प्लूरल है इनकी डेफिनेशन है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अब सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है ना, इसको देखिए कैसे डिवाइड किया गया। इधर मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूं, ठीक है। इधर सिंगुलर, इधर प्लूरल, ठीक है। इधर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, इधर सेकंड और इधर थर्ड, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्या बताया था, जो बोलता है, बोलने वाला व्यक्ति है ना। इधर मैं लिख देता हूं जो बोलता है, जो बोलता है वो होगा फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो होगा सेकंड पर्सन, ठीक है। और जिसकी बात होगी वो होगा थर्ड पर्सन, जिसकी बात होगी वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में यदि मैं बोल रहा हूं, मैं अकेला हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई। अपने लिए मैं क्या लिखूंगा, आई। और आई का हिंदी में मतलब होता है मैं, ठीक है। अब यदि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक व्यक्ति और है और हम दोनों ही बातचीत कर रहे हैं और हम किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं, तो अब हम दोनों क्या बन जाएंगे, अब हम दोनों बन जाएंगे हम। और हम के लिए इंग्लिश में हम प्लूरल में लिखेंगे वी, ठीक है। क्या लिखेंगे, वी। तो पर्सन कॉन्सेप्ट में फर्स्ट पर्सन में आता है सिंगुलर में आई और प्लूरल में आता है वी। वी का मतलब होता है हम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन मतलब
जैसे मैं बोलता हूं ना आपसे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो ना, तुम कहां जा रहे हो, तो ये जो तुम है ना इसको आप लग सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया तुम और इसको बोलते हैं यू। और देखिए ये जो है ना तुम, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, देखिए अब जैसे आप देखते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और हम एक व्यक्ति से जैसे हम मान लो अच्छे से बात करें, तमीज से उसको इज्जत देके, तो हम ये बोलते हैं ना भाई आप ना इधर आ जाओ, आप ना वहां चले जाओ, आप ना ये काम कर लो, तुम ना ये काम कर लो, है ना। तो हम एक व्यक्ति के लिए भी आपका इस्तेमाल करते हैं, और आपको ही क्या बोलते हैं, आपको ही इंग्लिश में हम तुम बोल सकते, ये बोल सकते हैं यू। आप और तुम दोनों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं। अब चलो एक व्यक्ति के लिए हमने ऐसा बोल दिया, अब वो व्यक्ति एक से ज्यादा हो, मान लो 2-3 हो, तो तब भी हम बोलते हैं ना आप लोग यहां से वहां चले जाओ, है ना, आप लोग वहां से वहां चले जाओ, तुम लोग यहां से वहां चले जाओ। तो आप और तुम के लिए फिर हमने यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यू को आप सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आपका आता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में हम क्या करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं ना, जिसकी बात होगी, कोई तीसरा व्यक्ति होगा। अब वो जो तीसरा व्यक्ति है ना, वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इसलिए उनको भी सिंगुलर और प्लूरल में काउंट किया गया। अब यदि वो एक है, यदि कोई लड़का है तो हम क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं, कोई लड़की है सी लिखते हैं, यदि एक है, ठीक है। इन दोनों का मतलब भी होता है वह, ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए। अब हम लड़का लड़की की बात ना करके किसी वस्तु की बात करें तो इसका मतलब भी वही होता है, या फिर यह आप लिख सकते हैं ना। तो ही सी इट, इनको हम किसके अंदर काउंट करते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर, किसमें, सिंगुलर में। और किसी भी व्यक्ति का नाम, जब आप एक सिंगल व्यक्ति का नाम लेंगे तो उसको भी हम किसके अंदर रखेंगे, सिंगुलर के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, सिंगुलर के अंदर रखेंगे। ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम को भी हम सिंगुलर के अंदर रखते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर। तो यह हो गया सिंगुलर। यदि वो व्यक्ति एक से ज्यादा है तो उनके लिए हम यूज करेंगे दे, और दे का मतलब होता है वे। क्या होता है, वे। जैसे कि वे लोग आ रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, वो लोग हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आप क्या कर रहे हैं, आप वो जो व्यक्ति हैं वो एक से ज्यादा हो गए, तो आपने उनके लिए दे का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, दे का। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट पर्सन देखा, सेकंड पर्सन देखा, थर्ड पर्सन देखा, उसमें भी सिंगुलर देखा, प्लूरल देखा, उनकी डेफिनेशन देखी, सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख ली, किस तरह से हम किसको पहचानेंगे, है ना। तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो पहली क्लास है इसमें ये इतना ही रहेगा।